नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश यादव आप सभी का एसटीडी फास्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। अभी तक तो मैंने आप लोगों को बोर्ड पर आके नहीं बताया था, जिससे कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मैं नहीं बता पा रहा था। आज से मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगा और आप देखिए इस पार्ट 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज इस वीडियो के बारे में अर्थात इस चैप्टर के बारे में हम लोग आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। तो ठीक है, हम बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं कि ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर है क्या। तो ठीक है, हम बताते हैं पहले कि ग्लोब क्या है। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वह एक ग्रह है जिसे अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। वह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिसे वह 365 दिन में पूरा करती है। तो आज हम इसी पृथ्वी के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं, उन रेखाओं का उपयोग क्या है, उन्हें क्यों खींचा गया है, किन रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है, किन रेखाओं को देशांतर कहा जाता है, हमें ग्लोब की आवश्यकता क्यों हुई। तो हम शुरू करते हैं आपको ग्लोब से। तो ये जो ग्लोब शब्द है, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक सूक्ष्म रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। अगर हमें पृथ्वी की कल्पना करनी है कि पृथ्वी कैसी है, तो हम ग्लोब से अच्छा कोई उदाहरण नहीं देख सकते हैं। हम ग्लोब को देखते हैं, उसमें पता चलता है कि ऐसी ही हमारी पृथ्वी है। अब हम पृथ्वी पर देखते हैं कि कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं, वो रेखाएं कौन सी हैं, कैसी हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम पृथ्वी को मानते हैं इस तरीके से है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, गोलाब जैसी है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि गोलाब जैसी है। अर्थात सही मायने में बताया जाए, हमारी पृथ्वी एकदम ग्लोब जैसी है। हमारी पृथ्वी पर एक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इस रेखा को 0 अंश अक्षांश कहा जाता है, जिसे विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब इस भाग को अर्थात विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत वृत्त के निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब हमें 3 चीजें अभी तक स्पष्ट हुई कि पृथ्वी की कल्पना करने के लिए आप एक गेंद का कल्पना कीजिए कि गेंद पर उसके मध्य भाग से एक ऐसे वृत्त का निर्माण कीजिए कि जो पूरे उसे 2 बराबर भागों में बांट दे। एक को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इस उत्तरी गोलार्ध का उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करेगा, तथा ये दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है, दक्षिण दिशा। अब इसी तरीके से हम यहाँ एक बिंदु होगा जो 90 अंश को इंडिकेट करेगा, एक बिंदु इधर होगा दक्षिणी गोलार्ध में जो यहाँ भी 90 अंश को इंडिकेट करेगा। इस 90 अंश के बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। इस 90 अंश दक्षिणी गोलार्ध वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कहा जाता है। अब हम यदि एक अंश के अंतर पर रेखाओं को खींचते हुए जाएं, तो हम पृथ्वी के केंद्र से ऊपर तक ऐसे डाट करके हम 90 अंश अर्थात 90 अंश तक जाने तक हम 90 अक्षांश रेखाओं को खींच सकते हैं। ठीक इसी तरीके से नीचे आने पर भी हम 90
दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाओं को खींच सकते हैं। जो टोटल पूछा जाता है तो हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, हम विषुवत वृत्त के ऊपर इस रेखा को छोड़ दें, इसको हम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें। अगर हम इस रेखा को छोड़ दें, इसके ऊपर 90 रेखाएं होंगी, अर्थात 90 प्लस नीचे भी 90 रेखाएं होंगी, 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। तथा अगर हम 0 अंश अर्थात विषुवत वृत्त को भी ले लेंगे, टोटल 181 रेखाएं हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात उत्तरी ध्रुव है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव है, यह एक बिंदु को इंडिकेट करता है। अर्थात हम बिंदु को अक्षांश नहीं मानते, अर्थात बिंदु को वृत्त नहीं मानेंगे। इसलिए हम पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। क्यों होगी? 181 माइनस 2। अब कुछ अक्षांश रेखाओं को कुछ बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जब हम उत्तरी अक्षांश में ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो 23.5 अंश की अक्षांश रेखाएं होंगी, 23.5 अंश, 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश होगा। इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश को हम मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा बोलते हैं। ठीक, अब हम और ऊपर चले जाएं, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 6 अंश उत्तरी अक्षांश, इसे हम उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। इसे हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, क्योंकि यह आर्कटिक सागर में स्थित है। ठीक इसी तरीके से नीचे 66.5 अंश पर 66.5 अंश को हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त भी बोल देते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त। तो अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी पर 1 2 3 4 5 6 ये 7 8, तो टोटली 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी तक हमने पृथ्वी पर 7 रेखाओं को जाना। किनको किनको? एक हमने विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा को जाना, दूसरा कर्क रेखा को जाना, तीसरा उत्तर ध्रुव वृत्त को जाना, चौथा हमने उत्तरी ध्रुव को जाना, पांचवा हमने मकर रेखा को जाना, छठवां हमने दक्षिणी ध्रुव वृत्त को जाना, सातवां हमने दक्षिणी ध्रुव वृत्त, सातवां हमने दक्षिणी ध्रुव को जाना। अब दोस्तों, अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा, जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी में, मान लीजिए आप कोई आलू ले लीजिए। अब आलू में एक आप ये सिलाई जिससे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, उसे आप डालिए तो उसे हम अक्षांश बोलते हैं। इसे हम अक्षांश बोलते हैं। इस रेखा को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश नहीं बोलते हैं दोस्तों, अक्ष बोलते हैं। सॉरी, अक्षांश तो ये सारी रेखाएं होंगी। हमने बताया कि अभी तक पृथ्वी पर टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अब हमारी पृथ्वी गति कैसे करती है? हमारी पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, इसीलिए हमें सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। अब इसमें कुछ खास ऐसे नहीं है दोस्तों जो मैं आपको बताऊं। अब हम बताते हैं
कि किस तरीके से कटिबंध को निर्धारित किया जाता है, कौन सा उष्ण कटिबंध होता है, कहाँ शीतोष्ण कटिबंध होता है, कौन उष्ण कटिबंध होता है। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा, इसके बीच के जो सारे पार्ट हैं इन्हें हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के ऊपर तथा 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में, इन पार्ट को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। इधर नीचे मकर रेखा तथा 66.5 अंश अर्थात दक्षिणी ध्रुव वृत्त के मध्य को भी हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक अब इसके ऊपर अर्थात 66.5 अंश से 90 अंश तक शीत कटिबंध कहा जाएगा और इन 66.5 अंश को 66.5 अंश से 90 डिग्री तक को यही शीत कटिबंध है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 3 तरीके से कटिबंध निर्धारित किए जाते हैं। इन्हीं कटिबंधों से दोस्तों ये पता चलता है कि भारत की जलवायु कैसी है, कहाँ पर अधिक गर्मी है, कहाँ पर अधिक ठंडी है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं ध्रुवों पर लोगों का जीना दूभर होता है, कोई वहाँ रहता नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। दोस्तों यह एक ऐसा कटिबंध है जहाँ पर ना तो बहुत अधिक गर्मी है, ना तो बहुत अधिक सर्दी है, इसमें अधिक लोग निवास करते हैं। अब अगर हम इसमें भारत की स्थिति के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारी भारत की जो स्थिति है, इधर उसके मुख्य भूमि की बात करें, भारत की मुख्य भूमि की विस्तार की बात करें हम, तो अगर इस मैप को मैं भारत मान लूँ तो ये वाला पार्ट दोस्तों 8 अंश 4 मिनट पर होता है। इसके ऊपर वाला पार्ट जो हमारा ये तो कन्याकुमारी वाला पार्ट था, ये जो जम्मू कश्मीर अर्थात लद्दाख वाला पार्ट है वो 37 अंश 6 मिनट है। 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये वाला पार्ट जो गुजरात कच्छ की खाड़ी के समीप है, ये 68 अंश 7 मिनट। पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये भारत की स्थिति हो गई। हम देखते हैं कि हमारे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो मध्य वाले भाग में अर्थात 23.5 अंश के ऊपर वाले भागों में अत्यधिक निर्भर निवास करती है। कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को इंडिकेट करती है वह भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, भारत को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों वे कौन कौन से राज्य हैं आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अब अक्षांश रेखाओं तक की तो बात हो गई दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको कि देशांतर रेखा कौन सी होती है, देशांतर रेखा की आवश्यकताएं क्यों पड़ी। देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम जानेंगे कि पश्चिमी गोलार्ध कौन से होते हैं, पूर्वी गोलार्ध कौन से होते हैं। एक बात हमने आपको नहीं बताया कि हमें ये अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी और ग्लोब में एक सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं खींची गई हैं, जबकि ग्लोब पर इन सभी काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है। अब प्रश्न आता है कि इन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मान लीजिए दोस्तों हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कहाँ कौन सा है। तो अब मान लीजिए कोई एक शहर इधर है, कोई एक शहर इधर है। अब मैं कैसे ये बताऊंगा कि इस शहर की स्थिति कहाँ है, इस शहर की स्थिति कहाँ है। तो इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से यह बताया जाता है कि मान लीजिए यह शहर, कोई भी शहर हो, कुछ भी मान लीजिए यक्ष शहर है जो 50 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। एक शहर वाई है जो 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो अब हमें इन दोनों शहर अर्थात यक्ष और वाई के स्थान को बताना पड़े कि यक्ष की स्थिति कौन सी है, वाई की स्थिति कौन सी है। तो हम इसको सीधे से बता सकते हैं कि यक्ष शहर
50 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वाई शहर दक्षिणी गोलार्ध में 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक, अब दोस्तों हमारे पास पुनः एक समस्या आता है कि दो शहर जो मान लीजिए यक्स और जेड जो 50 अंश उत्तरी अक्षांश पर ही स्थित हों, तो अब हम ये कैसे बताएंगे कि यक्स शहर और जेड शहर कहाँ स्थित है, वह पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में, किस देशांतर रेखा पर स्थित है। तो जब हमारे सामने यहाँ समस्या आई कि यक्स और जेड का निर्धारण हम कैसे करें, तब प्रश्न आया कि अब मुझे एक और काल्पनिक रेखा की आवश्यकता होगी, एक ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से हम ये बताएंगे कि जेड शहर किस देशांतर रेखा पर स्थित है। तो चलो हम अब आपको बताते हैं कि देशांतर रेखा का एक उपयोग हमने बताया। दूसरा उपयोग कि मानक समय कहाँ कितना समय हो रहा है, अर्थात देशांतर रेखा की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वह मानक समय के निर्धारण में होती है। चलिए हम अब देशांतर रेखा के बारे में बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को कल्पना करने के लिए आप बचपन में जो गेंद खेलते हैं उस गेंद की कल्पना कीजिए। अब उस गेंद में उसका एक सिरा ऊपर होगा जिसे हम उत्तरी ध्रुव, एक सिरा नीचे होगा जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब पूरे गेंद पर आप एक अंश के अंतराल पर रेखाएं खींचते हुए चले जाइए, अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दीजिए। तो एक रेखा आप इस तरीके से मिलाएंगे, दूसरी रेखाएं इस तरीके से मिलाएंगे, तीसरी इस तरीके से, चौथी इस तरीके से, डॉट 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 इसी तरीके से। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे खींची जा सकती हैं दोस्तों? तो एक हम 2 डायमेंशन पर वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त को हम मानते हैं कि पृथ्वी है। अब करना मुझे केवल इतना था कि ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा वृत्त जो है, इसके केंद्र पर कितने कोण बनाए जाएंगे। तो दोस्तों मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि 360 कोण बनाए जा सकते हैं। अब एक अंश अंतराल पर जब आप एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे, एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे केंद्र पर, तो आप देखेंगे कि टोटली 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप पहले 360 रेखाएं खींच लेंगे। आप गेंद पर कल्पना कीजिए कि ठीक इसी तरीके से, इस तरीके से खींचते हुए आप चले जाइए। अब इस पर भी कुछ मानक रेखाओं को माना गया है कि कौन सी रेखाएं क्या हैं। अब समस्या आई, एक समस्या यहाँ पर आई, जब किसी चीज़ को माना जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई समस्या अवश्य आती है। तो पहली समस्या यह आई कि हम किस रेखा से देशांतर रेखाओं की गणना करना शुरू करेंगे। तो सभी देशों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया और उनमें लोगों ने बताया, लोगों ने चर्चा किया कि एक रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच शहर के ग्रीनविच वेधशाला नामक शहर से गुजरती है, जिसे 0 अंश देशांतर नाम दिया गया। इसे क्या दिया गया? 0 अंश देशांतर नाम दिया गया। अब बताया गया कि 0 अंश देशांतर के पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर बोला गया। इस 0 अंश देशांतर के पूर्व वाले पार्ट को, अर्थात इस वाले पार्ट को पूर्वी गोलार्ध तथा इधर वाले पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध या पश्चिमी देशांतर बोला गया।
अब इससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि कोई शहर कहाँ है, कैसे है, ये पता चल जाएगा। अब क्या हुआ कि जब आप गेंद पर ये पूर्वी को अर्थात 0 अंश देशांतर को आप पीछे 1 अंश 2 3 4 5 डॉट डॉट करते हुए जाएंगे, आपको मिलेगा 180 अंश, अर्थात ये अर्धवृत्त वाले पार्ट पर मिल जाएगा। इधर भी आप पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 180 अंश पर पहुंच जाएंगे। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जो 0 अंश देशांतर के ठीक पीछे 180 अंश देशांतर है, यह पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है, दोनों एक ही रेखा है। बस अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि जब दोनों एक ही रेखा है 360 कैसे बन गए। इधर से आप जाइए, 0 अंश को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 180 बन जाएंगे। इधर आप 0 अंश को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 179 बनेंगे। लेकिन आप जब 0 अंश को भी ऐड करेंगे तो 1 बन जाएंगे, अर्थात 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। अब क्या हुआ कि उन रेखाओं को एक ही माना गया। क्यों माना गया है, इस समस्या को आप बाद में जानिए। अब क्योंकि इधर से और उधर से आपको पहले खींचने का तरीका बताया गया, किस तरीके से आपको खींचना है। अब क्या होता कि इसे विश्व का मानक समय रेखा बोलते हैं। 0 अंश देशांतर को विश्व का मानक समय रेखा, 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब इससे जो मेन समस्या का उद्गार हुआ कि मान लीजिए यह कोई रेखा है, यह 20 अंश उत्तरी अक्षांश है। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक शहर यहाँ पर स्थित है, एक शहर यहाँ पर स्थित है। अब कहा जाएगा कि दोनों शहर का स्थान बताइए, तो मुझे लगेगा कि मेरा पहला जवाब होगा अक्षांशों के रूप में कि दोनों शहर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित होगा। लेकिन हम उसके सही स्थान की जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, तो ये रेखाएं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जिस बिंदु पर काटती है एक दूसरे को, वही उस शहर का स्थान होगा। अब मुझे क्या बताना होगा कि 20 अंश उत्तरी अक्षांश तथा ये रेखाएं अगर 70 अंश मान लीजिए देशांतर है, 70 अंश पश्चिमी देशांतर, तो हम कहेंगे कि यक्ष शहर 20 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 70 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। ठीक इसी तरीके से हम इस स्थान का भी नाम बताएंगे। और ये पृथ्वी पर बनी हुई ये जो आपको जाल दिख रहा है, इसी को ग्रिड बोलते हैं, इसी को ग्रिड बोलते हैं। तो ठीक दोस्तों, इसके आगे अब हम ये आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि देशांतर रेखाओं का उपयोग भारत के मानक समय रेखा अर्थात विश्व के मानक समय रेखा में किस तरह उपयोग किया जाता है। तो ठीक, थैंक यू।